हाय एवरीवन। सो यार बचपन से लेके आज तक जब भी हमने पेपर दिया है, आंसर शीट जब भी हमारे हाथ में आती है तो हमें कहा जाता है कि भाई आप राइट हैंड साइड पे स्केल रखो और वहां पे जो है एक मार्जिन खींच लो और उस स्पेस को आप एज अ रफ वर्क इस्तेमाल करते हो। और वो आप क्या करते हो, पहले ही पूरी शीट के ऊपर आप ऐसे मार्जिन डाल देते हो। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्चुअल में ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, हर पेज पे मार्जिन नहीं डालना होता, खासकर इंग्लिश के एग्जाम में, तो शायद आपको लगे कि ये कैसी बात है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जो कि आपके आंसर्स की प्रेजेंटेशन के अंदर चार चांद लगा देगा। और एक्चुअल में जो बच्चे कहते हैं कि मेरा टाइम से पेपर इंग्लिश का खत्म नहीं हो पाता, आप लोगों का टाइम से भी पेपर खत्म होगा। सो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं टिप आपको देना चाहूंगा जो कि आंसर्स के अंदर जान डालेगी, हमेशा से आप लोगों को जॉइनिंग वर्ड्स इस्तेमाल करने होते हैं। हम क्या करते हैं, जब कभी भी हमारा कोई आंसर आता है तो हम एक लाइन छोड़ के जब उसकी सेकंड पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि उनके बीच में कनेक्शन बिल्ड करते हैं। वो वर्ड्स क्या है, आप लोग जब भी उन अपने आंसर्स की प्रैक्टिस करोगे, इन वर्ड्स को अब लिखना इस्तेमाल कर दो। वो होता है हमारे हाउ एवर, एज फार एज आई एम कंसर्न, इन एडिशन टू और हेंस। तो ये चार वर्ड्स जो हैं ये एक्चुअल में आपके आंसर्स की प्रेजेंटेशन बढ़ाते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा वजन आता है। तो प्लीज आप इस टिप को जरूर नोट कीजिएगा। सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो है, हमें हमारे आंसर को हमेशा से तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेना चाहिए। यार देखो, जब भी हम अपना इंग्लिश का लिटरेचर करते हैं या जब कभी भी हम अपना आर्टिकल राइटिंग करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, तो हमेशा से वी हैव टू मेक श्योर कि हम उस पूरी बात को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें। और वो तीन पार्ट्स हमारे क्या होंगे, सबसे पहले हमारा होगा इंट्रोडक्शन। और ये इंट्रोडक्शन जो होगा वो हमेशा ही आपको क्वेश्चन के अंदर से मिल जाएगा कि वो किस बारे में हमें बात करनी है, क्या है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या रहा है उस बात का, वो इंट्रोडक्शन हम प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद उसकी हम बात करेंगे उसके अंदर बॉडी की। यार देखो, जो मैंने आपको बात बोली, जो आप यहाँ पे मार्जिन सेट करते हो, ये मार्जिन के अंदर आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन के कुछ वैल्यू पॉइंट्स लिखा करो। मतलब कि वैल्यू पॉइंट से मेरा मतलब है कीवर्ड्स, कि आप ये बातें उसके अंदर लिखोगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप बॉडी के कुछ कीवर्ड्स लिखते हो। देन एंड के अंदर हमें कंक्लूजन भी जो है वो लिखना होता है। तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे हमेशा से वो कीवर्ड प्लीज पेंसिल से ही हमेशा लिखना, क्योंकि कभी कभार हमें चीजें इरेज भी करनी पड़ती है। तो पेंसिल से आप अपने कीवर्ड्स लिख के अपने आंसर्स की फ्रेमिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हो। इससे होगा क्या, जब एग्जामिनर आपका आंसर चेक करेगा तो उसे चेक करते वक्त बहुत ही ईज आएगा और आपकी आंसर की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी दिखेगी यहाँ पे। देन उसके बाद मैं हमेशा से आप लोगों को बोलता हूं, जब भी आप इंग्लिश का बोर्ड लिख रहे हो, इंग्लिश का एग्जाम लिख रहे हो, तो ऐसी कोई वोकैबलरी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी है जिसमें स्पेलिंग एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, या फिर ऐसी वोकैबलरी जो कि शायद एग्जामिनर को भी उतना नहीं पता हो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ फिलॉक्सेनोसिस हेलिफिलिफिकेशन, तो यहाँ पे हो सकता है एग्जामिनर ने ये वर्ड ना सुना हो। इस वर्ड का जो मीनिंग होता है दैट इज वर्थलेस। जब आप किसी चीज़ को वर्थलेस कहते हो तो आप वहां पे ये फिलॉक्सिनोसिस हेलिफिलिफिकेशन जो है इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इस वर्ड के अंदर एक्चुअल में स्पेलिंग एरर होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो कुछ एक सर्टेन वोकैबलरीज होती है जो कि आपको आंसर के अंदर लिखनी होती है, वो थोड़ी सी माइल्ड वोकैबलरीज होती है। मैं इस चैनल पे आपको प्रॉपर वो वोकैबलरी की एक लिस्ट दूंगा, तो जब आप अपने आंसर्स की फ्रेमिंग करोगे तो उन वोकैबलरीज को आप उन अपने वर्ड अपने आंसर्स के अंदर डालने की कोशिश करना। वो वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि एक्चुअल में आपके लिटरेचर की जितनी भी स्टोरीज हैं उनको ध्यान रख रख के मैंने निकाले हुए हैं। आपके नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग को ध्यान रख रख के निकाले हुए, किस किस सिचुएशंस पे आपके जो है आर्टिकल्स, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें आती है, वो लिस्ट मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। तो प्लीज़ 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 ध्यान रखिएगा, कभी भी हैवी वोकैबलरी आपको अपने एग्जाम के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी है, अच्छी वोकैबलरी इस्तेमाल करनी है। देन उसके बाद अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि ये आपने जो है यहाँ पे रफ शीट जो आपकी शीट मिलती है, आप इसको एज अ रफ वर्क इस्तेमाल करते हो। आप जितना भी रफ वर्क करते हो आप यहाँ पे करते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिटरेचर के अंदर खास कर आपको ख्याल रखनी है, आपने फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आंसर नंबर 7 यहाँ पे किया है, ठीक है, तो आंसर नंबर 7 करने के बाद नीचे एक लाइन आप जरूर डालेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ से अपना जो है आंसर नंबर 8 करना शुरू करेंगे और उसके नीचे लाइन जरूर डालेंगे।
क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं वो उनकी थोड़ी सी एज हो जाती है, तो उन्हें बहुत क्लियरली दिख जाता है एक लाइन डालने से कि आपका आंसर जो है प्रॉपर यहाँ पे खत्म हो चुका है। बच्चे क्या करते हैं, आपका आंसर यहाँ पे खत्म हुआ बिना कोई लाइन डाले या बिना कोई लाइन छोड़े, आप सीधा सीधा आंसर 8 जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, लिखना शुरू कर देते हो। तो कभी कभी टीचर को दिखता है, कभी कभी नहीं भी दिख पाता, जिससे आपकी जो है प्रेजेंटेशन बहुत ही खराब दिखती है। और ध्यान रखना, ये लाइन आप हमेशा पेंसिल से ही डालो, ठीक है। और पेंसिल भी ऐसा नहीं है कि इसके लाइन के ऊपर बार बार ऐसे फेर रहे हो, नहीं, बस एक बार आपने स्केल से एक लाइन खींची एंड दैट्स इट। बट मैं आप लोगों को जो बात बता रहा था कि ये जो मार्जिन्स होते हैं ये हर पेज पे आपको नहीं डालने होते। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि अगर मान लो आपका कोई नोटिस राइटिंग जो है आपको लिखनी है, तो अगर आप नोटिस राइटिंग लिख रहे हो और यहाँ पे आपने इस तरीके से पूरी मार्जिन डाली हुई है, तो जब आप ये बॉक्स बनाओगे तो ये बहुत ही गंदा प्रेजेंट होगा। तो आपको क्या करना है, देखो मार्जिन डालने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, अगर आपको लगता है कि किसी पेज पे आप सिर्फ और सिर्फ आंसर्स अपने लिटरेचर पार्ट को फ्रेम कर रहे हो, या कोई आप पैसेज लिखना चाह रहे हो, या कुछ और लिखना चाह रहे हो, तब आप जो है मार्जिन डालो। अदरवाइज आपको पता है कि यहाँ पे मुझे ऑलरेडी एक बॉक्स बनाना है, तो उस केस के अंदर आप मार्जिन मत डालो। उससे होगा क्या, पेज थोड़ा क्लीन दिखेगा, आपका नोटिस का जो बॉक्स है वो क्लियरली विजिबल होगा, एग्जामिनर को थोड़ा सा ईज आएगा। तो आपने ये बात जरूर सुनी होगी, तो हर पेज पे मार्जिन डाल लो। ये पूरा सत्य नहीं है, हर पेज पे आपको मार्जिन नहीं डालने होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं आपसे, हमेशा से जो भी आपके आंसर्स के वैल्यू पॉइंट्स होते हैं उनको हमेशा से हाईलाइट करना शुरू करो। ये वैल्यू पॉइंट से मेरा मतलब है आप लोगों के कीवर्ड्स। यार देखो, हर आंसर के अंदर कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि एग्जामिनर खोज रहा होता है, तो हमें एग्जामिनर को ईज देना है। जैसे कि एक मैंने टॉपर की आंसर शीट ली हुई है, यहाँ पे जो है उस टॉपर ने नीचे जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है, जो भी उन्हें हाईलाइट करते हुए दिखाना है। इससे होता क्या है कि जब एग्जामिनर आपका आंसर चेक करते हैं तो उन्हें पता होता है कि हाँ, ये सारी बातें जो है इसके आंसर के अंदर जो है वो मेंशन्ड है, और वो बाकी की चीज़ें जो है कभी कभार नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। तो हो सकता है कि मान लो मैं इनटू की जगह अगर ऑनटो लिख देता, तो बहुत कम चांसेस है कि एग्जामिनर की यहाँ पे नज़र भी जाती, ठीक है। तो हाईलाइट करने से आप जो है एग्जामिनर ऐसे देखते हैं, ऐसे पॉइंटर्स को देखते देखते आगे बढ़ते हैं, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है आपका आंसर चेक करने में। तो जो मैंने आपको बात बताई, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारा रफ शीट है, ये आंसर मुझे फ्रेम करना था, तो मैं इसके कीवर्ड्स जो है या फिर वैल्यू पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। उन कीवर्ड्स को मैं थोड़ा थोड़ा सा फ्रेम करके कि ये मेरा जो है इंट्रोडक्शन हो गया, इतना पार्ट मेरा बॉडी हो जाएगा, फिर मेरा कंक्लूजन हो जाएगा, कंक्लूजन के अंदर मुझे 3 बातें लिखनी है। तो फिर जब आप वो बातें लिख रहे हो प्रॉपर पूरा, उन बातों को हल्का सा हाईलाइट कर दो। ध्यान रखना, खुचड़ पुचड़ नहीं करना है हमेशा। अगर आपको कुछ गलत हो भी जाता है तो सिंपल, अगर आपकी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो बस एक बार ऐसे कांटा मारो, ऐसे ऐसे करोगे तो एग्जामिनर को वो हाईलाइट होकर दिखेगा। एक बार कांटा मारने से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जामिनर को वो चीज़ दिखे भी ना। तो हमें जो है एग्जामिनर को हमेशा से कंफर्ट ही देना है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। हमेशा प्लीज ध्यान रखना कि आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा लिखने से ध्यान रखना, एक्स्ट्रा लिखने से मार्क्स नहीं मिलते, बट एक्स्ट्रा लिखने से मार्क्स कट भी जाते हैं कभी कभार, और हमारा टाइम तो ज़्यादा लगता ही है। क्यों, एक्स्ट्रा जब हम लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कभी कभार उसके अंदर हमारी कोई स्पेलिंग एरर हो जाए, कुछ ग्रामेटिकल एरर हो जाए हमारे उसके अंदर। तो प्लीज़ ध्यान रखना है कि अगर मुझे 40 से 50 वर्ड के अंदर आंसर की फ्रेमिंग करनी है तो ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ड तक चला जाऊँगा, 65 वर्ड तक चला जाऊँगा। कोशिश करना है कि इससे ऊपर मैं ना जाऊँ, इससे समय की बचत होगी और आंसर्स हमारे गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बच जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम से पहले आपकी बिल्कुल प्रॉपर टिप्स पे होनी चाहिए। वो टिप्स क्या है भाई, वो क्या क्या चीज़ें? सबसे पहले आपका राइटिंग सेक्शन का ध्यान रखना। आपका जो राइटिंग सेक्शन है इसके प्रॉपर पूरे जो फॉर्मेट्स हैं वो आपके ऑन टिप्स होने चाहिए। मतलब कि आपका अनसीन पैसेज प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। नोटिस राइटिंग का, हमारा नोटिस का क्या फॉर्मेट है, हमारा लेटर राइटिंग का क्या फॉर्मेट है, हमारा एप्लीकेशन का क्या फॉर्मेट है, लेटर टू एडिटर का क्या फॉर्मेट है, और आपकी प्रॉपर पूरे जो फॉर्मेट से इनफैक्ट पूरी तैयारी जो है मैं आप लोगों को इस चैनल पे करवा रहा हूँ। मैं इस शीट का जो लिंक है इसका एक्सेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देखोगे कि क्लास 12th के अंदर आपको आपकी लिटरेचर पूरी
आपका अनसीन पैसेज पूरा कंप्लीट और आपका राइटिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट मैं इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि भाई बिल्कुल डे वाइज जो है मैं आपको चैप्टर दे रहा हूँ कि भाई लास्ट लेसन के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ये रही, उसी के साथ उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उसके साथ में जो है इसकी समरी पूरे चैप्टर की वो मैंने आपको दी हुई है, और आपकी साथ ही साथ अनसीन पैसेज की वीडियो मैंने प्रॉपर डाल दिया आपको कैसे स्मार्टली सॉल्व करना है। नोटिस राइटिंग मेरा आ चुका है, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन आ जाएगा, लेटर टू एडिटर में आगे देने वाला, जॉब एप्लीकेशन देने वाला, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, और आप देख सकते हो कि मैं प्रॉपर पूरा सीक्वेंस के अंदर डे के साथ चल रहा हूं, और मेरा जो पूरा सिलेबस है वो मेरा 16 फरवरी तक खत्म हो भी जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। आज से आप स्टार्ट कर सकते हो कि भाई अगर मेरा 16 फरवरी को खत्म हो रहा तो आपका 18 फरवरी को खत्म हो जाएगा, 19 फरवरी को खत्म हो जाएगा, बट इजीली चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो यस, आप चीजों को प्रॉपर यहां से फॉलो कर सकते हो और आपको बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आपकी प्रॉपर पूरी तैयारी हो जाएगी। देन उसके बाद हमेशा ध्यान रखना आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, और जितनी भी आपकी पोएम्स है, ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि इनके जो ऑथर्स हैं, इनके जो पोएट्स हैं, उनके नाम आपके जो है टिप्स पे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं डीप वाटर की बात कर रहा हूँ, आप डीप वाटर के अंदर कोई आंसर की फ्रेम कर रहे हो, उसके अंदर आपको जो है ऑथर का नाम याद है कि विलियम डगलस ने जो है इतने अच्छे से ये बात कही है, तो वहां पे और आपने उस बात को अंडरलाइन करके हाईलाइट कर रखा है, तो यहाँ पे आपके आंसर के अंदर वजन आ जाता है। एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को बिल्कुल क्लैरिटी है, बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है कि हाँ भाई ये चैप्टर किस ऑथर ने लिखा है। तो मैं पर्सनली आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप जो है सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, 19 टोटल क्लास 12 के अंदर चैप्टर्स हैं, आप सारे चैप्टर्स के नाम लिखिए और उनके आगे उनके ऑथर के नाम जो है वो जरूर लिखिए, और डेली उसको जो है शीट को अपना देखते रहिए, सो दैट आपके माइंड के अंदर फिट हो जाए। तो जब भी आप आंसर की फ्रेमिंग करोगे, उनके ऑथर्स के नाम लिखोगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जामिनर पूरा आंसर पढ़े भी ना और वो आपको वैसे ही बुरे नंबर दे दे, ठीक है। देन उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस का आपको खास ख्याल रखना है। हमारी जितनी भी पोएम्स है, चाहे वो माय मदर एट 66 है, हमारी आंट जेनिफर टाइगर है, जितनी भी हमारी पोएम्स है, उनके पोएटिक डिवाइसेस प्रॉपर पूरे प्रिपेयर रखने हैं। मैंने इसी चैनल के ऊपर जो है आप लोगों को पूरे पोएटिक डिवाइसेस करवाए हुए हैं कि सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, हर एक पोएटिक डिवाइस मैंने आपको प्रॉपर कायदे से करवाया हुआ है। देन उसके बाद ये सारे टिप्स जो है भाई मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। ये जो टिप्स है एक्चुअल में आपके आंसर्स के अंदर बहुत ही वेटेज लाएगा, बहुत ही वजन लाएगा, आपकी आंसर शीट बहुत ही क्लीन दिखेगी। और जाते जाते मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, हमें एग्जामिनर को कंफर्टेबल रखना है, कहीं से कहीं तक भी हमारा एग्जामिनर को जो है वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपका कोई नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो आप अगले पेज से ही स्टार्ट करना, ऐसा नहीं है कि आप उसी के पेज के अंदर ही घुसा दो। पेज की चिंता मत करना, आपको एक मोटी अच्छी खासी बुकलेट मिलती है वो करने के लिए, तो आपको पेज की कमी कहीं से भी नहीं आने वाली। तो अगर आपका आंसर जो है, मान लो ये आपका पेज है, कहाँ गया हमारा, मान लेते हैं मान लेते हैं अगर ये हमारा पेज है और अगर हमारा आंसर यहाँ पे भी खत्म हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम नया सेक्शन यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो है आंसर्स बहुत प्रेजेंटेबल दिखेंगे, एग्जामिनर को आसानी रहेगी चीज़ें क्लियर करने में। तो आई होप ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। हर साल बच्चों को गाइड करता हूँ, हर साल बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर ही निकालते हैं, और इस साल फिर से 80 में से 80 निकालेंगे। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।